नमस्कार, मैं हूं हरमन कुलार। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आदमपुर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी सरकार और सीएम मनोहर लाल की जमकर तारीफ की। हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में सोफिया कॉन्वेंट के विद्यालय परिसर में हरियाणा दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। ब्लॉक समिति सदस्य पद के चुनाव में 163 प्रत्याशियों में से 28 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। अब खबरें विस्तार से। ब्लॉक समिति सदस्य पद के चुनाव में 163 प्रत्याशियों में से 28 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। अब चुनावी मैदान में 134 उम्मीदवार डटे हैं। नामांकन वापसी प्रक्रिया के बाद सिंबल वितरण किया गया। सिंबल वितरण के बाद अब प्रत्याशी चुनाव मैदान में डटकर प्रचार प्रसार करेंगे और अपना इलेक्शन जीतने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। सोमवार को ब्लॉक समिति सदस्य पद को लेकर होने वाले चुनावों में 28 अक्टूबर तक कुल 163 प्रत्याशियों ने अपना चुनावी पर्चा भरा था, जिसमें 94 पुरुष व 69 महिलाएं शामिल थी। शनिवार को नामांकन पत्रों को ठीक करवाया गया और सोमवार को बीडीपीओ कार्यालय में निर्वाचन अधिकारी IAS प्रदीप सिंह की देखरेख में नामांकन पत्र वापसी का कार्य शुरू कर दिया गया। हरियाणा बनने के बाद अधिकतर राज्य सरकारों का फोकस खेती और किसानों की प्रोत्साहित करने पर रहा है, लेकिन पिछले 2 दशक में राज्य सरकारों ने खेती व किसानी के साथ साथ प्रदेश के ढांचागत विकास पर पूरा जोर दिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा में पिछले कुछ सालों में न केवल सड़कों का जाल बहुत तेजी के साथ बिछा है, बल्कि नेशनल व स्टेट हाईवे के अलावा जिलों को आपस में जोड़ने वाले लिंक मार्गों की हालत में भी अप्रत्याशित ढंग से सुधार हुआ। सोनीपत के खरखौदा में मारुति तीसरे प्लांट की नींव रखी जा चुकी है। पहले फेज में 2025 में सालाना है जो 2.50 लाख गाड़ियां बनाई गई। 2026 से दूसरे फेज में काम होगा जो 2028 में पूरा होगा। इसके बाद सालाना 10 लाख गाड़ियों का निर्माण होगा। यह दुनिया का पहला ऐसा प्लांट होगा जहां एक ही जगह सबसे ज्यादा गाड़ियों का निर्माण होगा। यहां पर 800 एकड़ में मारुति की गाड़ियों और 100 एकड़ में सुजुकी की बाइक का प्रोजेक्ट लग रहा है। हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले गुरुग्राम में करीब 1000 एकड़ जमीन में ग्लोबल सिटी बनने वाली है, जो दुबई और सिंगापुर की तर्ज पर विकसित होगी। प्रदेश सरकार ने इस प्रोजेक्ट को सिटी इन सिटी का नाम दिया है। पटौदी रोड पर द्वारिका एक्सप्रेस के पास यह ग्लोबल सिटी बसेगी। यहाँ दुबई के बुर्ज खलीफा और सिंगापुर के यूनिवर्सल स्टूडियो की तर्ज पर कोई आइकॉनिक प्रतिनिधित्व बंद बिल्डिंग भी बनाई जाएगी। हरियाणा सरकार व केंद्र सरकार मिलकर प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनाएंगे। यह जंगल सफारी गुरुग्राम और नूह में 10,000 एकड़ क्षेत्र में बनाएंगे, जो कि अरावली के वन क्षेत्र को संरक्षित करने का भी काम करेगा। इसके डिजाइन पर अभी तक अगर बात की जाए तो चर्चा खत्म हो चुकी है। संयुक्त पात्रता परीक्षा 2022 के लिए 11,000 अभ्यर्थियों को फोटो अपलोड करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। एक साथ हजारों की संख्या में वेबसाइट खोले जाने के चलते सर्वर डाउन चल रहा है। इससे काफी देर बाद भी फोटो अपलोड नहीं हो रहे। परीक्षा के लिए कुल बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, युवाओं हैं, जिन्होंने पंजीकरण कर रखा है। सोमवार को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने उन 11,000 युवाओं के पंजीकरण नंबर जारी कर ये भी बताया कि जिनके फोटो सही आकार या साफ नहीं है, उन्हें मंगलवार शाम 5 बजे तक फोटो दोबारा से अपलोड करने के लिए समय दिया गया था। मंगलवार सुबह से ही युवक फोटो अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर्वर डाउन होने के चलते फोटो अभी तक अपलोड नहीं हो रहे हैं। अगर शाम 5 बजे तक फोटो अपलोड नहीं हुए तो वह परीक्षा देने से वंचित रह सकते हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की ओर से ऐसे अभ्यर्थियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल जारी किया गया है। अभ्यर्थियों को इस पोर्टल के जरिए अपनी नवीनतम अगर बात की जाए तो फोटो की तो रंगीन फोटो डाउनलोड करनी होगी। इस काम के लिए उनके पास अभी कुछ घंटे ही बचे हैं। हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में सोफिया कॉन्वेंट के विद्यालय परिसर में हरियाणा दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर छात्रों ने हरियाणा राज्य की स्थापना और इसकी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत के बारे में वर्णन किया। इस अवसर पर कक्षा 8वीं से 10वीं के छात्रों ने समूह गान और पारंपरिक लोक नृत्य भी प्रस्तुत किए। सिस्टर श्वेता और फादर अशोक मसीह ने छात्रों को हरियाणा दिवस की हार्दिक बधाई दी और कहा कि हमें गर्व होना चाहिए कि हम हरियाणा के निवासी हैं।
भारतीय किसान यूनियन की एक बैठक रोहतक में आयोजित हुई। इस बैठक में प्रदेशाध्यक्ष रतन मान ने विशेष तौर पर शिरकत की, जिसमें भारतीय किसान यूनियन की रोहतक कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अजमेर अहलावत को प्रधान व बलबीर को वरिष्ठ उप प्रधान व रामफल बलियाना और राजेंद्र तोमर को उप प्रधान की जिम्मेदारी सौंपी गई। कार्यकारिणी के सभी नवनियुक्त सदस्यों का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया और उन्हें बधाई भी दी गई। कार्यकारिणी सदस्यों ने ये कहा कि वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे और किसानों के हक के लिए लड़ेंगे। प्रदेशाध्यक्ष रतन मान ने जानकारी देते हुए कहा कि कार्यकारिणी की हर मास बैठक आयोजित होगी। कार्यकारिणी भारतीय किसान यूनियन के नियमों व संविधान को ध्यान में रखते हुए पूरी निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। रोहतक के अंदर जो हमारा अठगामे का भवन है, यहाँ रोहतक जिले के बैठक की गई और उसमें आज ये कमेटी का गठन किया गया, क्योंकि करनाल के अंदर जो सोकड़ा सम्मेलन हुआ था उसमें सभी कार्यकारिणी भंग कर दी गई थी। उसी के तहत आज यहाँ नई कार्यकारिणी का गठन किया गया और इसमें अजमेर जी है बड़म्बा गांव से, उनको प्रधान की जिम्मेदारी सौंपी गई है और बलबीर गिरावट से वरिष्ठ उप प्रधान है, रामफल बलियान जी है उप प्रधान है, राजेंद्र तोमर जी उप प्रधान, रणभीर नेहरा प्रवक्ता बनाए गए, जय भगवान खेड़ी मुख्य सलाहकार है, अमरजीत राणा कोषाध्यक्ष बनाए गए, कुलबीर जी को सचिव बनाया गया, करमवीर जी को सचिव सलाहकार बनाया गया, अशोक बल्हारा को सह सचिव, सुरेश बिहान को सह कोषाध्यक्ष, राजा बड़म्बा को प्रेस प्रवक्ता, आवा सिंह बड़म्बा, सामेद बड़म्बा, मंजीत दांगी, रामफल बड़म्बा, संदीप नेहरा निदाना, इनको सदस्य की जिम्मेवारी कार्यकारिणी में दी गई है। हत्या और साध्वियों से यौन शोषण मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत राम रहीम को पैरोल देने का मामला अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। याचिका में राम रहीम की पैरोल को खारिज करने की मांग की गई है। याचिका में एडवोकेट एचसी अरोड़ा ने यह भी कहा कि राम रहीम को पैरोल देने से शांति भंग होने का खतरा बढ़ गया है। यह कानून व्यवस्था के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस याचिका पर जल्द सुनवाई की संभावना भी लग रही है। इसको लेकर हरियाणा की खट्टर सरकार भी सवालों में है। ये भी आरोप लग रहे हैं कि हरियाणा सरकार राम रहीम को अपने चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है, इसलिए उसे बरोबर पैरोल भी दी गई है। हरियाणा की आदमपुर सीट पर उपचुनाव के साथ ही राज्य में पंचायती चुनाव हो रहे हैं। विपक्ष पार्टियों ने सत्ता में काबिज भाजपा सरकार पर निशाने साधे। इससे पहले पंजाब, यूपी एवं उत्तराखंड में चुनाव थे, तब भी राम रहीम को पैरोल मिली थी। हरियाणा के कई नेता भी राम रहीम का आशीर्वाद लेने के लिए उनके सत्संग में नजर आए। वहीं अब पंजाब सरकार के मंत्री फौजा सिंह सरारी का जो एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह डेरा सच्चा सौदा के आश्रम में पहुंचते दिखाई दिए, सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया और जिसको लेकर विपक्ष भी मान सरकार पर एक तरह से निशाना साध रहे हैं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के गांव में एक घर के सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से एक सफाई कर्मचारी और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो चुकी है। घटना की जानकारी मिलते मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी कहा कि दोनों लोग सेप्टिक टैंक की सफाई करने के लिए बिना किसी सुरक्षा उपकरण के अंदर घुस गए थे। जहरीली गैस के कारण उनका दम घुटने लगा और वहीं वो बेहोश हो गए। उन्हें टैंक से बाहर निकालने के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। यह घटना मोहम्मदपुर झाड़सा गांव की है। मृतकों के परिवार ने जो है हत्या के आरोप लगाए हैं। अगर बात की जाए पुलिस की, तो उन्होंने कहा कि पीड़ितों की पहचान आगरा के दिलीप और स्थानीय दर्जी शाबुद्दीन के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक मृतकों के परिवारों ने ये आरोप लगाया है कि दोनों की हत्या हुई है और उन्होंने मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर दी है। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में सटे इलाकों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। फरीदाबाद में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के आसपास बना हुआ है, जो कि बेहद खतरनाक स्थिति में है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने से लोगों को सांस लेने में लगातार परेशानी होने की बात सामने आ रही है। इसके साथ गले में खराश, नाक बहने, सीने में जकड़न जैसी शिकायतें हर उम्र वर्ग के लोगों को देखने में मिल रही हैं। वहीं बुजुर्गों और बच्चों के साथ दमा व सांस के मरीजों की परेशानी दुगनी हो चुकी है। डॉक्टरों ने भी इस बढ़ते प्रदूषण को
को लोगों की सेहत के लिए एक तरीके से बहुत ज्यादा खतरनाक बताया है। स्थानिक लोगों ने यह भी बताया कि दिवाली पर पटाखों और पराली जलने की घटनाओं के चलते वातावरण लगातार दूषित हो रहा है। गुरुदत्त ने यह बताया कि प्रदूषण के कारण सामने आ रही बीमारियों के चलते उन्हें डॉक्टर के पास दवाई लेने जाना पड़ता है। लोगों ने यह भी बताया कि पटाखों पर रोक के बावजूद शहर में जमकर आतिशबाजी की गई। इसी के साथ ग्रामीण इलाकों में पराली जलाने की घटनाओं के चलते वातावरण की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। वहीं एक बुजुर्ग ने यह भी बताया कि जब से प्रदूषण बढ़ा तब से उन्होंने जो सैर करना है वो भी छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आदमपुर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी सरकार और सीएम मनोहर लाल की जमकर तारीफ की। इसके साथ कुलदीप बिश्नोई ने मंच से हाथ जोड़कर जनसभा में मौजूद लोगों से आखिर क्यों माफी मांगी ये भी बता देते हैं। उन्होंने कहा, आदमपुर के लोगों से माफी मांगता हूं, यदि कोई गलती हुई तो हमें माफ करने, वोट सिर्फ भव्य है जो बिश्नोई को ही देना। इस दौरान कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा, हुड्डा आदमपुर के लोगों को 2024 में कांग्रेस की सरकार बनाने का सपना दिखा रहे हैं। हुड्डा जनता को यह भी बता दें कि अगर अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाने का दावा कर रही है तो अगले 2 साल में जनता के काम आखिर कौन करेगा? लोगों का काम तो बीजेपी ही करेगी। कुलदीप बिश्नोई ने यहां तक कह दिया कि हरियाणा में न सिर्फ अगले विधानसभा चुनाव में बल्कि 2029 में भी भाजपा की सरकार ही बनने वाली है। अब तक के लिए हरियाणा न्यूज में इतना ही। कुछ और विशेष समाचारों के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत। धन्यवाद।